आना चाहिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या है और गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य संख्या से आप लोग सभी परिचित हैं कि अभाज्य संख्या कहने का तात्पर्य है कि जिसमें केवल एक और स्वयं से वह पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या के बारे में, वो 2 है। 2 के गुणनखंड कौन कौन है? केवल 1 और 2। 1 और 2 के अतिरिक्त बाकी और कोई संख्या नहीं है जिससे आप 2 में पूरा भाग दे सकते हैं। जिस प्रकार से 3, इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 3। 5 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 5। उसी प्रकार से 7 के भी केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 7। तो इस प्रकार की जो संख्या है, इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और कोई भी जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। गणित की आधारभूत प्रमेयिका में हम लोग देखे थे कि कोई भी जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से ही क्या हुआ है? बना है। जैसे हम लोग एक भाज्य संख्या लेते हैं 30, तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में क्या क्या आएगा? 2 गुना 3 गुना 5। तो इसमें 2, 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कोई भी जो भाज्य संख्या होता है उसमें अभाज्य संख्याएं व्याप्त होती है, अर्थात वो अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, किसी का भाज्य गुणनखंडन करना, इसका अर्थ होता है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। आपकी गणित के पुस्तक में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें। इसका मतलब कि भाज्य संख्या आपको दिया जाएगा और वो जिन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वे सारे अभाज्य संख्याओं को आपको क्या करना? ज्ञात करना। यहाँ पर हम एक भाज्य संख्या लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक संख्या हम लिए, इसका हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब हुआ कि इसमें आपको केवल अभाज्य संख्याओं से ही क्या करना है? भाग करना है। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? 2, 3, 5, 7 एवं प्रकार से और आगे भी होगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले जगह ट्राई करेंगे किससे? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से, और फिर 7 से नहीं हुआ तो फिर 11 से। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं। इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो इसमें 2 से पूरा भाग लग सकता है। तो चलिए 2 से सबसे पहले इसमें भाग लगाएंगे। कितना आएगा? फिर 2 से, फिर 2 से लगने वाला है, अभी भी 2 से लगेगा। और अब इसमें 2 से और भाग लगेगा? नहीं लगा। ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आ गया है? 5 आ गया है। तो 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे क्या 3 से इसमें भाग लगेगा। और 3 से जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? संख्या के अंकों के योग को देखेंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो 9 चूंकि 3 का क्या है? गुणज है। इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए इसमें 3 से हम लोग भाग लगाते हैं। अब फिर इसको हम लोग चेक करेंगे कि 3 से लगे कि नहीं। तो 1 और 5 कितना? 6। वो भी 3 का गुणज, इसका मतलब इसमें फिर से 3 से भाग दिया जा सकता है। तो 3 से इसमें भाग देंगे। फिर अब इसको चेक करेंगे कि आप जिस चीज से हम लोग देते आ रहे हैं पहले उससे जांच करेंगे। तो 3 से देते आ रहे हैं, पहले आप 3 से जांच कीजिएगा। इसमें और 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब किससे भाग देंगे? इसमें 3 के बाद अब फिर कौन सा भाज्य संख्या है? 5 है। तो 5 से देखेंगे इकाई अंक क्या है? इसका 5 है। और हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक 5 या 0 होने पर क्या होता है? 5 से पूरा भाग लग जाता है। तो इसमें 5 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 5 से देंगे कितनी बार में? 7 बार में। इस प्रकार से 10,080 को हम लोग किन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और इसको आप घातांक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। 2 कितनी बार आया है इसके गुणनखंड में? 5 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 5 एक बार। और फिर 7 एक बार। इसी तरह के प्रश्न में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इस तरह का एक भाज्य संख्या दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना है। तो जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे
अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ हम लोगों को? 2, 3, 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्या प्राप्त हुई हम लोगों को। 4 में आपको पूछा जाएगा कि 2 का महत्तम घात कितना है, तो 2 का महत्तम घात कितना? 5 है कि नहीं? इस तरह का अगर अभाज्य संख्या दिया रहे, इसमें ये बात पूछे इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का महत्तम घात क्या होगा, तो आप इसका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, वही उसका क्या होगा, महत्तम घात होगा। उसी प्रकार से अगर 3 का पूछा जाए तो 3 में देख लेना है, 4 का पूछा जाए तो 4 में देख लेना है। या कभी कभी आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10,080 बराबर 2 पर पावर k, 3 पर पावर m, 5 पर पावर n, 7 पर पावर x, कुछ भी। तो यहाँ पर आपको k, m, n, x का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप इसका जब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आएगा, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 2 और फिर 5 और क्या है 7। इसको हम इसके जगह पर अगर लिख दें 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1 बराबर 2 पर पावर k, 3 पर पावर m, 5 पर पावर n और 7 पर पावर x। अब आप अगर दोनों तरफ इसकी तुलना करें, दोनों तरफ अगर तुलना करें, यहाँ 2 पर पावर 5 है और यहाँ 2 पर पावर क्या है, k है, तो k का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। उसी प्रकार यहाँ 3 पर पावर 2 है और यहाँ 3 पर पावर m है, तो m का मान कितना प्राप्त हुआ, 2। उसी प्रकार से यहाँ 5 पर पावर 1, यहाँ 5 पर पावर n, तो n इज इक्वल टू 1 एवं 7 पर पावर 1, यहाँ 7 पर पावर x, तो x बराबर कितना होगा, 1 होगा। इस प्रश्न से जब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा जाएगा तब आप लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि उसका महत्तम घात क्या है और किसका मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन जब आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा जाएगा तो वो यहाँ तक यही कंप्लीट हो चुका था। वो हम दूसरे क्वेश्चन की बात किए कि जब आपको इस तरह का संख्या दिया रहे और उसमें पूछे कि 2 का महत्तम घात क्या होगा, 3 का महत्तम घात क्या होगा, तब आपको जो है कि बताना नहीं पूछ रहा, तो यहाँ तक आपको बना करके ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और फिर ये अलग क्वेश्चन है कि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया रहे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह से दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि k, m, n और x का मान ज्ञात करें। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे गुणनखंड की इसलिए तीनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एक साथ चर्चा कर दिए। बाकी ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन है, जब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो यहाँ तक छोड़ देना है। अगर महत्तम घात पूछा जाए किसी अभाज्य संख्या का तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक करने के बाद आपको जिसका महत्तम घात पूछा जाएगा उसका महत्तम घात बता देंगे तो उसमें। और अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए फिर भी आपको इतना करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिएगा, उसके बाद जो अभाज्य संख्याओं पर जो पावर आएगा उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे और इधर जो अभाज्य गुणनखंड है उसके साथ हम उसकी तुलना कर देंगे। इस प्रकार से लेकर आप ये तीनों प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।